हेलो फ्रेंड्स, वेदांता इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। पहले हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ का है, उसके बाद हम समझेंगे लगाना कैसे है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो आइए समझते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट लगता कहाँ का है। अच्छा, जब भी आपको इस टाइप के रिलेशन देखने को मिलेंगे a इंटू बी बराबर है c, और ये जो c होगा बच्चे ये होगा कांस्टेंट, ये जो c होगा ये होगा कांस्टेंट, तो a और b में होगा इनवर्स रिलेशन। a और b में होगा इनवर्स रिलेशन, मतलब a यदि इंक्रीज करेगा तो b डिक्रीज करेगा, और यदि a डिक्रीज करेगा तो b इंक्रीज करेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। समझ गए इतना? तो c यदि कांस्टेंट है तो a और b में इनवर्स रिलेशन होगा। तो ऐसे रिलेशंस आपको मैथ्स में कहां कहां देखने को मिलते हैं, कहां कहां ये मेथड आप लगा सकते हो, तो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चे जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड प्राइस वाले, तो वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे लिख देता हूं रिलेशन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन इनटू प्राइस। तो ये क्वेश्चन, ये रिलेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है, a इंटू बी बराबर है c। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन और प्राइस में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। यदि प्राइस इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, और यदि प्राइस डिक्रीज करेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। यहां इनवर्स रिलेशन है। और कहां कहां देख सकते हैं आप ये रिलेशन? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में देख सकते हैं। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और यदि स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। कंडीशन क्या है? डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला रिलेशन जो है वो भी इसी टाइप का है, a इंटू बी बराबर है c। समझ रहे हो? अच्छा, और कहां देख सकते हो आप? टाइम एंड वर्क में देख सकते हैं आप। यदि वर्क कांस्टेंट है, यदि वर्क कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? आप स्पीड बोल लें या फिर एफिशिएंसी कह सकते हैं या फिर वन डे वर्क कह सकते हैं, इनटू टाइम। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा। यदि वर्क कांस्टेंट है तो मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और यदि स्पीड डिक्रीज होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और कहां देख सकते हैं बच्चा ऐसा रिलेशन? आप इनफैक्ट मेंसुरेशन में भी देख सकते हैं, जो एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यदि एरिया हमें कांस्टेंट रखना है, यदि एरिया हमें कांस्टेंट रखना है तो लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन होगा? लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ डिक्रीज होगा, और यदि लेंथ आप डिक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया बच्चे? तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए जहां जहां आप ये वाला रिलेशन देख सकते हैं। यहां इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क में देख सकते हैं, मेंसुरेशन में देख सकते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में देख सकते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं चैप्टर्स में ये चीजें यूज होंगी, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं जहां पे आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बस आपका ध्यान ये रखना है, क्या ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है? क्या a इंटू बी बराबर है c, और c क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे आप ये रिलेशन लगा सकते हो। मैंने तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया कि ये कॉन्सेप्ट हम लगा कहां सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनना। अब मैं समझाने लगा हूं कि ये तरीका लगाना कैसे है, ये कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, मेथड क्या है हमारे पास। तो वो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेके चलते हैं।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। अभी मैंने आपको समझाया, यदि एरिया कांस्टेंट रखना है तो लेंथ और ब्रेड्थ में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ये चीज भी आपको समझ आती है। लेंथ यदि आप इंक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ डिक्रीज होगा, और लेंथ यदि आप डिक्रीज करेंगे तो ब्रेड्थ इंक्रीज होगा। ये चीज मैंने आपको समझाई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है। लेंथ जो है 10% इंक्रीज हो रही है, बट कंडीशन ध्यान रखना, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। लेंथ अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो ब्रेड्थ डिक्रीज होगी। तो कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है, लेंथ यदि 10% इंक्रीज हो रही है तो ब्रेड्थ कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, ताकि एरिया हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अब ध्यान से सुनना बच्चे, मेथड लगाना कैसे है। आपको साइड में एक फॉर्मेट दिख रहा है, एक साइड मैंने लिखा हुआ है x ओवर y, एक साइड मैंने लिखा हुआ है x ओवर x प्लस y। आपने एक फॉर्मेट ध्यान रखना है बच्चे, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। x ओवर y जो है ये इंडिकेट करता है इंक्रीज होने वाली वैल्यू को, इंक्रीज होने वाली चीज को x ओवर y इंडिकेट करेगा। यदि x ओवर y इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी जो चीज होगी वो x ओवर x प्लस y से क्या होगी, डिक्रीज। मतलब कोई चीज यदि डिक्रीज हो रही है तो उसको हम x ओवर x प्लस y से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर एक बार फिर आओ। लेंथ जो है वो 10% से बढ़ रही है, तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो होता है 1/10। तो हम ये बोल सकते हैं लेंथ जो है वो 1/10 से इंक्रीज हो रही है। तो यदि लेंथ 1/10 से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने वाली चीज को आप लिखोगे x ओवर y के नीचे, तो यहां पे लिख देते हैं हम 1/10। तो लेंथ जो है बच्चा 1/10 से इंक्रीज हो रही है, तो ब्रेड्थ जो होगी, ध्यान से, लेंथ x ओवर y है, लेंथ x ओवर y से इंक्रीज हो रही है, मतलब 1/10 से इंक्रीज हो रही है। तो उल्टा मतलब ब्रेड्थ जो है x ओवर x प्लस y से डिक्रीज होगी। तो x ओवर y हमारे पास 1/10 है, तो x ओवर x प्लस y क्या होगा, 1/11। x ओवर y 1/10 है, तो x ओवर x प्लस y क्या होगा, 1/11। तो दूसरी चीज 1/11 से डिक्रीज होगी, और 1/11 जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में होता है 9 एंड 1/11%। तो ब्रेड्थ जो है 9 एंड 1/11% से क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। आया समझ? तो अगर आपको ये फॉर्मेट याद रहता है तो आप ओरली इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। क्लियर बच्चे? चलो अच्छा, एक चीज और है, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे उन बच्चों के लिए है जो परसेंटेज का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे देखो 1/11 जो है डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे ये पता है कि 1/11 जो होता है वो 9 1/11% के बराबर होता है। ठीक, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे उन बच्चों के लिए है जो कि परसेंटेज थोड़ा बहुत जानते हैं। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं लेंथ जो है 11 1/9% बढ़ रही है। लेंथ जो है 11 1/9% से बढ़ रही है, तो ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ डिक्रीज होगी। तो कितने परसेंट से डिक्रीज होगी? अच्छा 11 1/9% ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? 11 1/9 जो होता है फ्रैक्शन में 1/9 बनेगा। तो 1/9 से चीज क्या हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज होने वाली चीज आप लिखोगे यहां पर, तो 1/9 मैंने लिख दिया यहां पर। तो x ओवर y 1/9 है, x ओवर y 1/9 है, तो x ओवर x प्लस y क्या होगा, 1/10। तो दूसरी चीज 1/10 से क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि लेंथ 1/9 से इंक्रीज हो रही है तो ब्रेड्थ जो होगी वो 1/10 से डिक्रीज होगी, और 1/10 जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में कितना होता है, 10%। तो ब्रेड्थ को 10% घटाना पड़ेगा यदि एरिया कांस्टेंट रखना है तो। इतना समझ आया बच्चे? मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यदि पहली चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन है। और ये फॉर्मेट आपने ध्यान रखना है, एक साइड x ओवर y है, एक साइड x ओवर x प्लस y है। x ओवर y इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज होने को, और x ओवर x प्लस y जो है इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज होने को। यदि एक चीज x ओवर y से इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज x ओवर x प्लस y से डिक्रीज होगी। उम्मीद है इतना समझ आया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
मान लेते हैं ब्रेड्थ जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होता है, ये 1/4 होता है, तो ब्रेड्थ 1/4 से बढ़ रही है। बढ़ने वाली चीज मतलब x ओवर वाई, x ओवर वाई कितना है 1/4, तो 1/4 हम लिख देते हैं यहां पर। तो ब्रेड्थ 1/4 से बढ़ रही है, मतलब x ओवर वाई जो है वो 1/4 है, तो x ओवर x प्लस वाई कितना होगा, x ओवर y 1/4 है, तो x ओवर x प्लस वाई कितना होगा 1/5। तो दूसरी चीज 1/5 से घटेगी। यदि कोई चीज 1/4 से इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज 1/5 से घटेगी, डिक्रीज होगी। और 1/5 जो है वो परसेंटेज की टर्म्स में 20% होता है। तो लेंथ जो है बच्चे इस वाले केस में, जो क्वेश्चन मैंने लिया था, इस वाले केस में लेंथ यदि ब्रेड्थ आप 25% बढ़ा रहे हैं तो लेंथ जो होगी वो 20% से क्या होगी, घटेगी। उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलो, तो अगर ये मेथड आपको समझ आ गया कि लगाना कैसे है, तो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। चलो सीधे क्वेश्चंस लेते हैं। ये रहा बच्चे स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, ध्यान से स्टेटमेंट देखना। चलो ध्यान से बच्चे, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ x, 3x लेस आर अवेलेबल फॉर ₹7.80। द प्रेजेंट रेट ऑफ x पर डजन इज। पहले तो आप स्टेटमेंट का मतलब समझो। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कीमत 30% बढ़ने के कारण, ध्यान से सुनना बच्चे, x की कीमत 30% बढ़ने के कारण अब मैं ₹7.80 खर्च करके, अब मैं ₹7.80 खर्च करके 3x कम ले पा रहा हूं, 3 अंडे कम ले पा रहा हूं। ठीक, तो यहां से पहली चीज तो बच्चा ये कि क्वेश्चन कौन सा वाला है, ये एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और प्राइस वाला है। तो यहां पे सबसे पहले नोटिस करने वाली बात ये है, क्या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? स्टेटमेंट क्या है, x की कीमत 30% बढ़ने के कारण अब मैं ₹7.80 खर्च करके 3x कम ले पा रहा हूं। मतलब पहले भी मैं ₹7.80 खर्च करता था, अभी भी मैं ₹7.80 ही खर्च करता हूं। खर्चा पहले भी ₹7.80 था, अभी भी खर्चा ₹7.80 है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। समझ रहे हो, पहले भी ₹7.80 खर्च कर रहा था, अभी भी ₹7.80 खर्च कर रहा हूं। तो यदि एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है, तो प्राइस एंड कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होगा। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्राइस जो है वो 30% से बढ़ रहा है। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 30% फ्रैक्शन में कितना होगा बच्चे, 3/10 होगा। तो प्राइस जो है 3/10 से इंक्रीज हो रहा है, 3/10 से इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब x ओवर y का वैल्यू हमें पता है 3/10 है। तो यदि x ओवर y 3/10 है तो x ओवर x प्लस y कितना होगा? ध्यान से, x ओवर y यदि 3/10 है तो x ओवर x प्लस y कितना होगा? क्या ये 3/13 होगा? तो दूसरी चीज 3/13 से क्या होगी बच्चे? डिक्रीज होगी। फिर से एक बार, यदि प्राइस जो है 3/10 से इंक्रीज हो रहा है तो जो कंजम्पशन होगा वो 3/13 से क्या होगा? डिक्रीज होगा। इतना समझ गए आप? अब कंजम्पशन 3/13 से डिक्रीज होने का मतलब क्या है? मतलब यह हुआ कि पहले हमारी कोई कंजम्पशन रही होगी, मान लो x रही है, इसका 3/13 क्या हो गया? कम हो गया। हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन यदि x है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंजम्पशन 3/13 से डिक्रीज हो रही है। यदि ओरिजिनल कंजम्पशन x है तो x का 3/13 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि कितना कम हो रहा है? 3x। अब वो कम ले पा रहा है, मतलब 3x से कंजम्पशन घटा है। तो 3/13 ऑफ x किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा। यहां 3 कट जाएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा? 13x के बराबर।
तो x का वैल्यू कितना आ गया 13x। x था क्या ओरिजिनल कंजम्पशन, तो ओरिजिनल कंजम्पशन यदि 13x है तो नई वाली कंजम्पशन कितनी होगी, अब वो 3x कम ले पा रहा है। पहले यदि 13 ले पा रहा था 3 अब कम ले पा रहा है, तो इसका मतलब अब वो 10x ले पा रहा है। अच्छा अब वो 10 अंडे ले पा रहा है, कितने रुपए खर्च करके 7 रुपए 80 पैसे खर्च करके अब वो 10 अंडे ले पा रहा है, 10x ले पा रहा है। तो क्या आप एक एग का रेट बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। कैसे निकालेंगे, 7 रुपए 80 पैसे खर्च करके 10x ले पा रहा है, तो एक एग का रेट होगा 7.80 डिवाइडेड बाई 10। तो अब वो एक अंडा एक एग जो है इतने रुपए का ले पा रहे हैं। लेकिन मैं जस्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है कि एक डजन कितने का लेगा। तो यदि एक एग उसको इतने रुपए का पड़ रहा है तो डजन कितने की पड़ेगी, इंटू 12 कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, मेरे हिसाब से ये बनेगा 9.36। 9.36 हमारा आंसर है। समझ आया, तो नया रेट पूछा हुआ था पर डजन, बन गया 9.36। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो बच्चा क्वेश्चन। बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस one can purchase 5 oranges more for rupees 2.50. Find the reduced price of the oranges per dozen, मतलब नया वाला रेट बताना है, reduced price मतलब नया वाला रेट। Find also the original price per dozen, पहले पर डजन प्राइस कितना था वो भी बताना है। तो ध्यान देना, पहले वो पूछ रहा है नया वाला मतलब रिड्यूस्ड प्राइस, और बाद में जवाब देना है आपने ओरिजिनल वाला प्राइस। ठीक, क्वेश्चन के ऊपर फिर से पहले लाइन के ऊपर आओ। क्वेश्चन, अच्छा एक चीज बचे, क्वेश्चन ये वही वाला है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एंड प्राइस। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। कैसे लगा पता मुझे कांस्टेंट है, यहां से लगा पता। पहले भी 2.5 रुपए खर्च हो रहे थे, अभी भी 2.5 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन अब 2.5 रुपए खर्च करके 5 संतरे ज्यादा ले पा रहे हैं। ठीक, तो खर्चा तो सेम है, 2.5 रुपए ही है, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का ही है। ठीक है, प्राइस 20% रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो प्राइस जो है बच्चे 1/5 से रिड्यूस हो रहा है, तो 1/5 आप कहां लिखोगे, x ओवर x प्लस y के नीचे लिखोगे। तो प्राइस जो है 1/5 से डिक्रीज हो रहा है। तो x ओवर x प्लस y यदि 1/5 है तो x ओवर y क्या होगा, जल्दी x ओवर y कितना होगा, क्या 1/4? हाँ जी बिल्कुल। तो कंजम्पशन जो है वो 1/4 से क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। अब ये 1/4 किसका, कुछ हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन रही होगी उसका 1/4 इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं ओरिजिनल कंजम्पशन है x, इसका 1/4 को इंक्रीज कर रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कितने से इंक्रीज कर रहा है या कितने से इंक्रीज हो रहा है। 5 संतरे अब वो ज्यादा ले पा रहा है, तो 1/4 ऑफ x किसके बराबर होगा, 5 संतरों के बराबर। तो x किसके बराबर होगा, 20 संतरों के बराबर। x मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन, तो पहले लिए जाते थे 20 संतरे, निकाल चुका हूं। अब वो 5 संतरे ज्यादा ले रहा है, तो अब वो कितने संतरे ले रहा है, 25 संतरे ले रहा है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, पहले वो 20 संतरे ले रहा था, कितने रुपए खर्च करके, 2.5 रुपए खर्च करके। अब वो कितने संतरे ले रहे हैं, 25 संतरे ले रहा है, कितने रुपए खर्च करके, 2.5 रुपए खर्च करके। पहले 2.5 रुपए खर्च करके 20 संतरे ले रहा था, तो एक संतरे का रेट निकाल सकते हो, पहले कितना था, डिवाइड करके आ जाएगा। अब वो 2.5 रुपए खर्च करके 25 संतरे ले रहा है, तो अब एक संतरे का रेट कितना हुआ, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो एक एक संतरे का आया बच्चे रेट, पुराने वाला और नया वाला, लेकिन पूछ क्या रहा है, डजन का पूछ रहा है। तो डजन का आप कैसे निकालेंगे, इसको भी इंटू 12 कर दो, इसको भी इंटू 12 कर दो। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से बच्चे किस ऑर्डर में आंसर देना है, पहले नया वाला रेट पूछा हुआ है ये वाला, उसके बाद पुराने वाला पूछा हुआ है ये। तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 1.2, ये बनेगा शायद 1.5। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन।
क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बच्चे ओरली हो जाते हैं, तो कंसेप्ट समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो आप ये क्वेश्चन ओरली ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा तेज करते हैं। A reduction of 20% in the price of rice enables a housewife to buy 5 kg more। तो प्राइस क्या हो रहा है बच्चे? रिड्यूस हो रहा है। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 20%। फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 1/5। तो प्राइस 1/5 से रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब x ओवर x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, कितना है? 1/5। तो दूसरी चीज जो है 1/4 से क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो हमारा कंजम्पशन है वो 1/4 से इंक्रीज हो रहा है। किसका 1/4? कुछ ओरिजिनल रहा होगा, लेट्स से x, इसका 1/4 इंक्रीज हो रहा है, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5 kg से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से x कितना आ गया? 20 kg। x मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन आ गया 20 kg। अच्छा, ओरिजिनल यदि 20 है तो नया कितना होगा? 5 kg। अब वो ज्यादा ले पा रहा है, तो अब वाला जो उसका कंजम्पशन है वो कितना होगा? 25 kg। अब वो 25 kg ले पा रहा है, कितने रुपए खर्च करके? 1200 रुपए खर्च करके 25 kg ले पा रहा है। तो आप 1 kg का रेट बता सकते हैं अब कितना होगा? तो 1200 डिवाइडेड बाई 25, 25 4, 12 चौका 48, तो 48 रुपीज पर केजी नया वाला रेट होगा। देखो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, बल्कि आप ये काम भी ओरली ही कर सकते हो। समझ गए बच्चे? चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, मुझे लगता है काफी होंगे। चलो 2 क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। चलो जी 4th क्वेश्चन बच्चे। The price of oil is increased by 25%. If the expenditure is not allowed to increase, कहने का मतलब कांस्टेंट रखना है, the ratio between the reduction in consumption and the original consumption, मतलब जस्ट वो फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। Find the ratio between reduction in consumption and the original consumption। तो ये तो एक लाइन का आंसर है बच्चे। अच्छा, प्राइस क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है, 25% फ्रैक्शन 1/4, तो 1/4 से फ्रैक्शन या मतलब प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो x ओवर y 1/4 है, तो x ओवर x प्लस y क्या होगा? 1/5। तो मतलब प्राइस यदि 1/4 से इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन 1/5 से डिक्रीज होगी। 1/5 से डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल यदि 5 है तो 1 से डिक्रीज हो रही है कंजम्पशन, तो रिडक्शन इन कंजम्पशन 1 यूनिट है और ओरिजिनल कंजम्पशन 5 यूनिट्स है, तो मतलब 1/5 से डिक्रीज हो रही है, यही तो पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1:5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक बच्चे, एक मैं आपको ये भी बता देता हूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। लगेगा तो काफी जगह, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि काफी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन जैसे आ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट कैसे लगाना, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, एट इट्स यूजुअल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द बस कवर्स इट्स जर्नी ऑन शेड्यूल टाइम, बट व्हेन इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू 35 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 15 मिनट्स मोर देन शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। ठीक है, अब ध्यान से बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड पहले कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड कितनी है? 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ पहले 40 या 35 है, तो स्पीड बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। कितने से घटी? पहले 40 या 35 है तो 5 से घटी ना, तो स्पीड 5 से घटी, लेकिन किस फ्रैक्शन में घटी? 5 से घटी, पहले स्पीड कितनी थी? 40। तो क्या हम कह सकते हैं 5/40 से स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। 5/40 से घट रही है, और 5/40 अगर मैं फ्रैक्शन में और लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाऊं तो क्या बनता है? 1/8। तो जो स्पीड है वो 1/8 से क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड यदि डिक्रीज हो रही है 1/8 से, तो टाइम जो होगा वो क्या होगा? 1/7 से, टाइम जो है 1/7 से क्या होगा?
इंक्रीज होगा। तो टाइम 1/7 से इंक्रीज हो रहा है। 1/7 से इंक्रीज होने का मतलब, मान लेते हैं पहले टाइम लगता था x, इसका 1/7 बढ़ रहा है, इसका 1/7 इंक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया भी हुआ कितने से इंक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ ना बच्चे, इट टेक्स 15 मिनट्स मोर, मतलब टाइम 15 मिनट से इंक्रीज हो रहा है। तो 1/7x बराबर है 15, तो x किसके बराबर, 105 मिनट के बराबर। तो पहले टाइम लगता था 105 मिनट। अच्छा, अब टाइम कितना लगता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 मिनट अब ज्यादा लगते हैं। तो पहले टाइम लगता था 105 मिनट, 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो अब टाइम लगता है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे बोल सकते हो आप। ठीक है बच्चे, डिस्टेंस निकालना है, अब ध्यान से जवाब देना है। अच्छा, अब आंसर आने वाला है। अब वो किस स्पीड से चलता है, 35 की स्पीड से चलता है। कितने घंटे, अब वाला टाइम कितना है, नया वाला टाइम कितना है, 2 घंटे। 35 की स्पीड से कोई व्यक्ति 2 घंटे तक चलता रहा, तो दूरी कितनी तय की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 35 इंटू 2, 70 किलोमीटर्स। आंसर कितना आसान है। तो ये कुछ बच्चे मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए, 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चे, काफी चैप्टर्स में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो मैंने तो आपको कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना काफी, फिर कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। चलो, थैंक यू बच्चे।